आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किस वर्ष? तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो महात्मा गांधी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सत्य और अहिंसा ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। और 5500 ईसा पूर्व से शुरू होकर नील नदी के किनारे 2 प्रमुख राज्य विकसित हुए। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए अगला प्रश्न का, तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अगला प्रश्न का, तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि भारत कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें अगला प्रश्न का, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है तब तो आप यहाँ तक आ गए हैं, तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के क्लास के वीडियो का जो PDF होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जी हाँ, भारत में सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं भारत में सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? जी हाँ, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? जी हाँ, बिहार का पहला प्रथम रामसर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें कांवर झील का, तो ये बिहार के कौन से जिला में स्थित है? तो बेगूसराय जिला में स्थित है। ये भी आप याद जरूर रखिएगा।
करें 9 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सी सभ्यता अपने नगर या शहर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर शहर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो ये आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? जी हाँ, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक था। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो अकबर, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न का, तो उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया जाता है? जी हाँ, उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया जाता है? किसका खनन किया जाता है? तो हेमेटाइट का। जी हाँ, उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में से किसका खनन किया जाता है? तो हेमेटाइट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बादाम पहाड़ जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। बात कर ले आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जी हाँ, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है किलिमंजारो निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो वर्षा का मुख्य कारण है? जी हाँ, वर्षा का जो मुख्य कारण है निम्नलिखित में से क्या है? तो वाष्पीकरण और संघनन दोनों जो है वर्षा का मुख्य कारण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात कर ले अगला प्रश्न का, तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो अशगाबत जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात कर ले दुशांबे का, तो ये किसकी राजधानी है? तो तजाकिस्तान की राजधानी है, ये भी आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत स्थिरता जो है ये मुद्रा का कार्य नहीं है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर ले आरबीआई की स्थापना की, तो वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको अगर याद हो तो। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? जी हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या था? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय और घरेलू आय के बीच का अंतर है? जी हाँ, राष्ट्रीय और घरेलू आय के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या है? तो विदेशों से शुद्ध कारक आय जो है राष्ट्रीय और घरेलू आय के बीच का अंतर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेटस को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? जी हाँ, कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि जो है कितना वर्ष है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
5 वर्ष है कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। 21 नंबर प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, एक डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है एक डीसी जनरेटर। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? जी हाँ, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो बैंगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग जो है अधिकतम विचलित होता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण डैश होता है। जी हाँ, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन के आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है। और बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ताप विद्युत संयंत्र जो है भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो लाल रंग की वस्तु लाल रंग की क्यों लगती है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि लाल रंग की वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई देती है? तो यह लाल रंग को परावर्तित करता है, जिसके कारण लाल रंग की वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताते चलूँ। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो किस प्रक्रिया में किया गया कार्य शून्य होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किया गया कार्य जो है शून्य होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समायतनिक क्रिया में किया गया कार्य जो है शून्य होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात कर ले आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का एक उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है एक मिश्रण का उदाहरण है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी। दूध, पेट्रोल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है उच्चतम होता है? तो पानी में विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है उच्चतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? जी हाँ, ये आपको पहचान करके बताना है कि निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो जहरीली मस्टर्ड गैस एक है। जी हाँ, जहरीली मस्टर्ड गैस जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव जो है जहरीली मस्टर्ड गैस एक द्रव है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो डैश गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं? तो स्तनधारी जो होते हैं गर्म रक्त वाले जंतु
होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो HIV का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, HIV का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है HIV का फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जी हाँ, ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे RBC कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो कॉपर ऑक्साइड का सूत्र है, जी हाँ, कॉपर ऑक्साइड का जो सूत्र है निम्नलिखित में से कौन है? तो CuO जो है कॉपर ऑक्साइड का सूत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस कौन सी है? जी हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टारटरिक अम्ल जो है ये अंगूर में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में पाई जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अपनी मूल स्थिति में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम जो है अपनी मूल स्थिति में पाई जाती है। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले आज का अंतिम और 40 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन ऊन का उत्पादन नहीं करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है ऊन का उत्पादन नहीं करता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊनी कुत्ता जो है ये ऊन का उत्पादन नहीं करता है। बात करें याक का, ऊंट का और बकरा का, तो इन सभी से ऊन का उत्पादन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ली और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार SSC 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।